हत्याकांड मामले में बड़ा एक्शन। मुस्कान और साहिल की 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुई। नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राशिव शर्मा। आप देख रहे हैं आंख कान खोल के। संसद में वक्फ संशोधन बिल 2025 पेश कर दिया गया है। गर्मा गर्म बहस जारी है। सीधे रुख करते हैं संसद का। जिनके अपने नेता भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे हुए हैं, जिनके राज्यों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, जिनका उल्लेख मैं आगे करने वाला हूं, उस पर भी मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा एक के बाद दूसरी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 70 साल से ये प्रक्रिया जो चल रही है, चाहे 1964 की बात हो, 69 की बात हो, उसके बाद एक के बाद दूसरे संशोधन आए, 95 से लेकर 2013 तक इन्होंने इस कानून को इतना ऐसा बना दिया कि इसको चुनौती देने तक का भी हक कहीं नजर नहीं आता था। ना कोई ऑडिट, ना कोई निरीक्षण, बस भूमि अधिग्रहण की बात, शहर दर शहर, गली दर गली, इस पर एक तरह से कब्जे के बाद दूसरा कब्जा करने का काम किया गया। ये धर्मनिरपेक्षता नहीं थी, ये एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था, एक नरम विभाजन की ओर ले जाने का काम था। लेकिन हमने अब इस कानून में बदलाव किया है ताकि मुस्लिम समुदाय के सभी गरीब से गरीब व्यक्ति का भी इसमें भला हो सके। मुझसे पहले एक मुस्लिम समुदाय के एक सदस्य जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो अपना भाषण कर रहे थे। मैं उनको ही कहना चाहता हूं, अशरफ, अजलफ और अर्जल, क्या इनमें भी कोई अंतर है? और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, और अखिलेश जी यहां पर पहले ज्ञान बांट रहे थे थोड़ा सा, क्या मुस्लिम समुदाय में भी जातियां हैं? क्या भेदभाव है? क्या छुआछूत है? लाल टोपी वालों का मैं बताऊंगा। अभी 2017 में जब आपकी सरकार आने से पहले घोटाले कितने थे? एक नहीं अनेक। लेकिन इनके काले कारनामे आज खत्म हो जाएंगे सर। ये विधायक कांग्रेस की तुष्टिकरण की राजनीति का अंतिम संस्कार करने वाला है, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। दिस विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ कांग्रेस पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। अगर आप देखिए, इन्होंने इससे पहले भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहले तो देश के विभाजन करने में अपना काम किया, उसके बाद धारा 370-35 से देकर ऐसे जख्म दिए कि हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी जिसने धारा 370-35 को सदा के लिए खत्म करने का काम किया है। ये हमारी प्रतिबद्धता थी मुस्लिम समुदाय की बहनों की ओर। जो ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का किसी ने काम किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आपने तो वायदा किया था कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह गए हैं उनको वहीं पर पूरा न्याय मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन उनको भारत में भी आकर अगर उनको नागरिकता देने की बात थी तो आपकी सरकार में 60 सालों में नहीं हुआ। सीएए कानून किसने बनाया? तो वो भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाकर वो काम किया है। मैं एक बात और इसमें कहना चाहता हूं, अगर इसमें एक के बाद दूसरा देखा जाए, कांग्रेस ने कहीं ना कहीं और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने वोट बैंक के लिए संविधान का सौदा कर लिया है, और ये सौदा ही किया है। तभी तो हमने एक के बाद दूसरे उदाहरण देकर कहा कि आपने कैसे उसको अपना वोट बैंक किया, एटीएम बना के रखा। लेकिन ये जो बिल है, ये अन्याय की जड़ पर प्रहार है, और इस प्रहार के बाद सबको न्याय, न्याय और न्याय ही मिलने वाला है। हमने कहा है कि प्रत्येक वक्फ संपत्ति रजिस्टर हो, पंजीकृत हो, उसके आंकड़े होने चाहिए, और हर झगड़ा कानून के अंतर्गत हल हो।
किसी डर और भय के अंतर्गत ना हो। आपको इस बात का क्यों डर है? अगर किसी को न्याय मिलता है, ट्रिब्यूनल के बाद अगर कोई हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो आप क्यों रोकते हो? देश में हर कानून के अंतर्गत, चाहे इनकम टैक्स का हो या कोई भी हो, आप एक के बाद दूसरे कोर्ट जा सकते हो। लेकिन वक्फ में ये कानूनी रोक क्यों लगा कर रखी थी? ये बिल जो कहा गया किसी धर्म के खिलाफ, ये बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। यह बिल भ्रष्टाचार, धोखा और धार्मिक सामंतवाद के खिलाफ है और हम इसके खिलाफ रहेंगे। ये बात स्पष्ट है कि ये आस्था का विषय नहीं है। एज लॉन्ग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द पीएम, तक प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री है, तुष्टीकरण जो है वो बंद रहेगी। यह विधेयक जो है हिंदू मुसलमान के बीच का नहीं है। ये कानून और कानून बिना कानून वाली जो व्यवस्था उसके विरुद्ध है। हो गया, अब आपके कारनामों के कारण बार बार नहीं होने देंगे। सर, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या परिस्थितियां वो थोड़ा बताना चाहता हूं। टर्की में 1923 के बाद 1924 में मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ इसको एबॉलिश कर दिया गया और वहां पे जनरल डायरेक्टरेट ऑफ फाउंडेशन बना, जो रेस्टोरेशन, मेंटेनेंस और यूटिलाइजेशन वक्फ प्रॉपर्टीज का करता है। और ये इसके बाद इसको लोगों की भलाई के काम के लिए पैसा लगाता है। कुवैत में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ एंड इस्लामिक अफेयर्स है। ये एसेट, मस्जिद, स्कूल, अस्पताल, इनका सबका देखरेख करता है और मॉडर्नाइजेशन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका फायदा उठाते डिजिटलाइजेशन किया है। लेबनान में मिनिस्ट्री ऑफ एंडाउमेंट्स एंड इस्लामिक अफेयर्स देखती है और चैरिटेबल और कम्युनिटी के काम को देखती है। सीरिया में भी मिनिस्ट्री ऑफ वक्फ है, जहां पर एप्रोप्रिएट यूज हो, रेवेन्यू हो, चैरिटेबल पर्पस हो, उसके लिए काम किया जाता है। इराक में भी सुन्नी एंडोमेंट और शिया एंडोमेंट ऑफिस है और ये भी सीधा सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क के माध्यम से काम करता है। सऊदी अरेबिया में जनरल अथॉरिटी ऑफ वक्फ है, जो इंडिपेंडेंट पब्लिक बॉडी है। सिंगापुर में MUIS है, जो स्ट्रेटेजरी बॉडी है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत है। ये वक्फ मैनेजमेंट के डिजिटल सिस्टम के माध्यम से काम करता है। इंडोनेशिया में भी इंडोनेशियन वक्फ बोर्ड है, जो इंश्योर करता है अच्छे काम करने के लिए, उनके भलाई के लिए। तुनिसिया में भी, इजिप्ट में भी, रशिया में भी, फ्रांस में इसी तर्ज पे काम किया गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं किया गया। यहाँ पे इसके खिलाफ ही काम करते रहे। चंद लोगों के हाथ में, राहुल गांधी जी कहते हैं कि चंद लोगों के हाथ में देश की संपत्ति है। राहुल गांधी जी सदन में नहीं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, मात्र 200 लोगों के हाथ में अपने वक्फ बोर्ड दे रखे हैं और देश की लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति उनको दे रखी है। क्या उनसे छुटकारा दिलाना चाहिए कि नहीं दिलाना चाहिए? क्या आम मुस्लिम को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या मुस्लिम महिलाओं को, बच्चों को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या विधवाओं को लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप महिला विरोधी क्यों हैं? मुस्लिम विरोधी क्यों हैं? आप बदलाव विरोधी क्यों हैं? ये सवालों का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। सर, एक कहावत है जो यहां पर बाहर कहा जाता है कि पता है यहां से बहुत दूर, पता है यहां से बहुत दूर और गलत और सही के पार एक मैदान है। पता है यहां से बहुत दूर, गलत और सही के उस पार एक मैदान है। मैं वहां मिलूंगा तुझे और अगर वक्फ का बस चला तो वक्फ की संपत्ति बन जाएगा। यानी कि जिस पे भी नजर रखोगे वक्फ की संपत्ति बन जाएगा और उसमें से आपको इंसाफ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी हालत कर दी है। सर, अगर आप देखेंगे वक्फ की सच्चाई क्या है, भारत में ऐसा कौन सा कानून है जिसने आपका घर, आपका मंदिर, यहाँ के आपके पूरे गांव छीन लिए? भारत में कौन सा ऐसा कानून है जिसने आपका घर, आपके मंदिर, आपके पूरे गांव छीन लिए? ये ऐसा कौन सा कानून है जिसके खिलाफ आप कोर्ट भी नहीं जा सकते? ये कौन सा ऐसा कानून है जो संविधान से भी ऊपर है? इसका नाम वक्फ है, जो कांग्रेस के समय बना है। सर, इसने गुरुद्वारे हो, मंदिर हो, घर हो, गांव हो, सब पे कब्जा करने का काम किया है। एक तुगलकी भी फरमान है, सेक्शन 40। इसमें दान देने वाला किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन देखभाल करने वाला मुसलमान ही होना चाहिए। ये मंदिर में तो ऐसा नहीं है। सरकारें मंदिर का, ये कर्नाटक की सरकार है कांग्रेस की, 450 करोड़ रुपया साल का आप इकट्ठा करते हैं। कहां खर्च करते हैं? कौन जवाब देता है उसका? एक एक रुपए का हिसाब आपको देना चाहिए था। क्या किसी मस्जिद का पैसा आपने लिया? क्या किसी वक्फ बोर्ड का पैसा आपने लिया? लेकिन कर्नाटक में जो घोटाले हुए सर, उसमें इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष
मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम भी आता है, जहां पर क्या सर यही नहीं, सर नाम हटा दीजिए। सर मैं इसको मेंबर ऑफ माननीय नहीं सर, मैं सबूत के रूप में सर मैं लाया हूं सब कुछ। मैं बोल दिया सर ऐसा गिवन द डिसीजन निर्णय दे दिया बस। प्लीज प्लीज सर नाम नहीं लेता सर, मैं नाम वापस ले लेता हूं सर। बड़ी मुश्किल से एक परिवार के बाहर सर इसमें सर मैं टेबल कर देता हूं सर, मैं टेबल कर देता हूं सर। ये मैं टेबल कर देता हूं सर। सर आपकी अनुमति हो तो मैं ऑथेंटिकेट करके टेबल कर देता हूं सर। रेणु जी नाम वापस ले लिया, एक मिनट वापस ले लिया। ठीक है, एक मिनट आप सब बैठिए, आप सभी लोग बैठिए, आप सब लोग बैठिए। माननीय वेणुगोपाल जी प्लीज प्लीज प्लीज। सर वी आर जब कोई सदस्य बोल रहा हो, महोदय ने कैसे नहीं नो 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 एक मिनट आप लोग मत बोलिए। माननीय वेणुगोपाल जी, हमने नाम एक्सपांस भी डिलीट भी कर दिया और उन्होंने भी वापस ले लिया। उसके बाद और क्या है, उसके बाद क्या है? माइक दीजिए, माइक है। नाम बुलाइए ना। एक मिनट वेणुगोपाल जी बोलिए, आप वेणुगोपाल जी बोलिए। प्लीज बी सिट, ऑल मेंबर्स प्लीज सिट। कृपया सब लोग बैठ जाइए। महोदय जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने पूरी तरह से सभा को गुमराह किया, न केवल गुमराह किया बल्कि उन्होंने माननीय जो प्रतिपक्ष के नेता हैं राज्यसभा के, उनका नाम लिया, बहुत ही गलत तरीके से लिया। हमें उन पर बहुत गर्व है। अनुराग ठाकुर उन्होंने वक्फ बोर्ड पर अपनी दलीलें रखते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया कि उनका भी नाम ऐसे ही एक घोटाले में कर्नाटक में आ चुका है, जिस पर कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से जबरदस्त विरोध किया गया। हालांकि पीठासीन अध्यक्ष इस वक्त जो हैं उन्होंने सीधे इस शब्द को एक्सपंज कर दिया। जात का नाम नहीं लिया था, लेकिन आप जाति को लेकर आए हो। और यही नहीं सर, ये रिपोर्ट देखिए, ये विधानसभा, कर्नाटक की विधानसभा में कांग्रेस के एक नहीं अनेक नेताओं के नाम आए जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को खाने का काम किया है, हजारों करोड़ के घोटाले करने का काम किया है। इसीलिए आप लोग पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, इसीलिए आप लोग जवाबदेही नहीं चाहते। सर मैं इसको ऑथेंटिकेट करके रिपोर्ट को रखना चाहता हूं सर। यही नहीं, ये तुगलकी फरमान जो थे, मैं कर देता हूं सर। अगर किसी की संपत्ति जिसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया हो सर, इसको साबित करने से उनको वक्फ साबित नहीं करना सर। ये जिसकी प्रॉपर्टी है बेचारा, उसको धक्के खाने पड़ते एक से जगह दूसरी जगह के लिए सर। ये आम व्यक्ति के लिए एक अभिशाप है। अगर सरकारी जमीन छीनी जा सकती है, गांव के गांव छीने जा सकते, तो आप कल्पना कीजिए आम इंसान की प्रॉपर्टी को कैसे किया जाएगा सर। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ता है सर। वक्फ का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया कि 9 लाख एकड़ जमीन जो लाखों करोड़ की है। सच्चर कमेटी कब बनी? आपकी सरकार के समय बनी। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई। आप क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? क्यों बैठे रहे? उन्होंने कहा था कि साल का 12,000 करोड़ रुपए की आमदन हो सकती है। पिछले 20 सालों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की आमदन हो गई होती। आमदन होती तो मुस्लिम महिलाओं का, बच्चों का और मुस्लिम समुदाय का भला हुआ होता। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भला कभी चाह ही नहीं मुस्लिम समुदाय का, केवल वोट की राजनीति करके रखा सर। ये कितनी है? मॉरिशस जैसे 2 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है। सिंगापुर जैसे 5 मिनट और मैं खत्म कर रहा हूं सर। मालदीव जैसे 12 देश, उसके बराबर वक्फ बोर्ड की जमीन है सर। लालू प्रसाद यादव जी जो सदन के सदस्य नहीं लेकिन आपकी सरकार में मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था पटना की डाक बंगले की जमीन भी वक्फ बोर्ड खा गया, सरकारी गैर सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड खा गया। ये किसी और ने नहीं, लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था। आप उस पर क्या कहना चाहते हो? ऑन रिकॉर्ड के पे कहा है।
गरीब मुसलमान भी सर इस कानून का शिकार रहे हैं। सर राजस्थान में रामगंज में वक्फ बोर्ड द्वारा मुसलमानों की जमीनें खाली करा दी, मुस्लिम महिला मर गई। उत्तर प्रदेश में लाल टोपी वालों की सरकार में सर ये लाल टोपी के काले कारनामे उत्तर प्रदेश में देखे हैं। इनके उस समय के मंत्री ने सैकड़ों एकड़ जमीन खा गए वहां पे बैठ के आप लोग। सर यही नहीं काले कारनामे इनके और भी हैं सर। मैं सर ये सारा आपकी इजाजत से सर ये मुस्लिम विरोधी भी है, महिला विरोधी भी है, पसमंदा विरोधी भी है, अहमदिया विरोधी भी है, और विरोधी भी है। सर यही नहीं, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए सर यही नहीं, आपका बारी आएगा, आप ये गरीबों के उत्थान के लिए तब भी कुछ नहीं कर पाए सर। आप बैठिए सर ठीक रिकॉर्ड रखने का इन्होंने कुछ नहीं किया सर। हम क्या कहते हैं, शिया हो, अहमदिया हो, महिला हो, पिछड़े वर्ग के मुस्लिम समुदाय के लोग हो, उनको इसका सदस्य बनाइए। आप क्यों उसका सदस्य नहीं बनाना चाहते? आप मुस्लिम समुदाय में भी जातिवाद करते हो, उनके भी पिछड़े मुसलमानों को नहीं रखना चाहते। सर यही नहीं सर वक्फ इज अ स्टेट विद इन स्टेट, ये मुसलमानों का हक मारने का काम किया गया सर। यही नहीं सर, मैं आपको बताना चाहता हूं, जीरो अकाउंटेबिलिटी है वक्फ बोर्ड की, जीरो अकाउंटेबिलिटी। कैसा क्यों है सर? सर मनमोहन सिंह जी ने कहा था, कह सकता हूं, वेणु जी के नहीं कह सकता, कह देता हूं, पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, आप सोच लेना किसने कहा था। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था, मुस्लिम मस्ट हैव फर्स्ट क्लेम ऑन आवर रिसोर्सेस। एक सदा हिंदू विरोधी रहे हैं, ये केवल मुसलमानों के पक्ष में किया, लेकिन आपने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमानों को पक्के मकान, पीने का पानी, अच्छी शिक्षा, भोजन, ये सब किसी ने दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है। धन्यवाद। यही नहीं सर 3 मिनट में और सर खत्म कर रहा हूँ। 1 मिनट में खत्म कीजिए सर। 1 मिनट में हो नहीं पाएगा सर ये देखिए सर, मैं रिपोर्ट लाया हूं सर, कहां से कहां तक इन्होंने राज्य दर राज्य कैसे हिंदुस्तान की जमीनों पे कब्जा किया है। सर ये देखिए सर, आंकड़े आपको दिखाते हैं, एक राज्य नहीं सर, केरल में ये कहते तो हैं कि ये वायनाड के बेटे हैं, बेटी हैं, लेकिन वहां पे भी वक्फ का कहर जारी है सर। पापी वोट बैंक का सवाल है, आप वायनाड में भी चुप रहते हो, कुछ करते नहीं हो, और वायनाड का रहनुमा कहने वाली आज गायब है, और वहां पर भी उनकी संपत्तियों पर हो रहा है सर। इसलिए चर्च ने भी कहा सर, केरल में तो रोज ऐसे हो रहा है सर, बेलगाम हो चुका वक्फ बोर्ड, किसानों, मजदूरों, हिंदुओं की जमीनों को इविक्शन नोटिस दे रहा है सर। एर्नाकुलम में सर 404 एकड़ जमीन पर दावा ठोक दिया है, 604 पिछड़े ईसाई और हिंदू परिवारों के घर छीन लिए। त्रावणकोर में सर राज परिवार की जमीन खा गए। केरल में कांग्रेस और वामदल ने मिलकर बिल पास कर दिया। कर्नाटक में 15,000 एकड़ की कहानी में आपको बता चुका हूं। तिरुचिरापल्ली में सर इन्होंने एक गांव में 1500 साल पुराने प्राचीन मंदिर के साथ लगती जमीन सर, इस पे कब्जा करने की बात कही सर। सूरत के नगर निगम में सर मुगलों की संपत्ति बताने का काम किया सर। नगर निगम को भी सर बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था सर? यही नहीं, कल क्या आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर आकर, मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? और यही नहीं सर, एएसआई संरक्षित स्मारकों पर भी सर यही नहीं सर, कर्नाटक में 53 ऐतिहासिक स्मारकों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया है सर। यही नहीं सर, हम्पी सर्कल में 6 एएसआई संरक्षित उसमें सर हासिल कर लिया सर। यही नहीं सर, एएसआई के 120 प्राचीन स्थानों पर भी इन्होंने ऐसा किया है सर। ये किसान कल्याण की तो राहुल जी बात करते हैं, लेकिन कर्नाटक में इनकी सरकार में 15,000 एकड़ जमीन किसानों की छीनने का काम आपकी सरकार में आपके वक्त में किया है सर। ये किसान विरोधी है, ये महिला विरोधी है, और मैं इन सबसे कहना चाहता हूं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कहते कि पुराने कानून के तहत न्याय मिल जाएगा सर, न्याय नहीं मिलता सर 1 मिनट सर। आप देखिए, वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं
सर यही नहीं, पश्चिम बंगाल में 1100 करोड़ रुपए का, तमिलनाडु में 2000 करोड़ रुपए का, महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। इन सब की सरकारों में कहे गए। मैं सारे सबूत लाया हूं, सारी रिपोर्ट्स लाया हूं। आपका अनुरोध करता हूं सर कि सारे के सारे ऑथेंटिकेट करके मुझे रखने का मौका दिया जाए। ये विपक्षी दल क्योंकि ये भ्रष्टाचार में जुड़े हुए हैं, हम वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। धन्यवाद सर ये बस ये सर ये आखिरी लाइन है सर, ये नेशनल हेराल्ड में छपा है कि महाराष्ट्र में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला, महाराष्ट्र में छपा नेशनल हेराल्ड में, और नेशनल हेराल्ड के घोटाले के रूप में कांग्रेस के एक नेता बेल पर है जो अपनी सेवाएं यहां पर दे रहे हैं। उसी नेशनल हेराल्ड में लिखा गया है ये कांग्रेस तंत्र का वो बंदर है जहां रोटी के बंटवारे के नाम पर ये सारी रोटियां खा जाते हैं। सर ये मंदिरों की जमीन संपत्ति के नाम, ये विशेष कानून इसके लिए क्यों नहीं है सर? ये वक्फ के लिए क्यों है सर? इनका विचार साफ नजर आता है सर। ये मंदिरों का सोना पिघलाकर ये तब तो ले जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर जमीन पर कब्जा करने के लिए वक्फ बोर्ड बना देते हैं। सर हमारी सरकार वक्फ को पारदर्शी और जवाबदेह करना चाहती है। हमारे सेक्शन पास काफी वक्ताओं का लिस्ट है, सबको बोलने का मौका सर देना है। लास्ट 30 सेकंड में लास्ट 30 सेकंड सर। सर आपने कहा था कि कोई बीच में टोका टोकी नहीं करेगा, लेकिन इन्होंने तो एक ऐसा जमींदार खड़ा कर दिया है जो एक नहीं अनेक ऐसी हजारों करोड़ रुपए की संपत्तियां खा गए। और कर्नाटक के कुछ नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं के नाम है सर, ले सकता हूं, जिनका रिपोर्ट में नाम आया सर, विधानसभा में रिपोर्ट आई है सर। सिटिंग विधायक है, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता हैं। ये वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने वाले, पैसा खाने वाले हैं। और यहां तक कि एक 5 स्टार होटल का भी सुलह कराने के लिए इन्होंने कही। सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, ये बिल मुस्लिमों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। हर वर्ष हजारों करोड़ कमाने का प्रावधान करके दिखाएगा। अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधाएं, अच्छे मकान, अच्छा इलाज और अच्छा भविष्य देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार में वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल उम्मीद के माध्यम से एक नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा, नई उम्मीद बांध कर दिखाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अरुण भारती जी। अरुण भारती जी। तो आप देख रहे हैं अनुराग ठाकुर बहस में अपनी तरफ से, बहस के वक्फ बिल के समर्थन में लगातार अनुराग ठाकुर इस वक्फ बिल के समर्थन में बोलते हुए कि जब ये आ जाएगा, पास हो जाएगा, कानून की हैसियत ले लेगा, तब ये मुस्लिम समाज के लिए एक बेहतरी की हवा लाएगा। विरोध, बवाल और सवाल के बीच आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में ये बिल पेश किया और ये बिल लाना जरूरी क्यों था, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। उन्होंने एक बार फिर से साफ कर दिया कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके हित में है। लेकिन विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी सभी विपक्षी दल मिलकर वक्फ बिल को लेकर सवाल खड़े करते दिख रहे हैं, बिल को मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार की नजर मुस्लिम समुदाय की जमीन पर है। हालांकि कई मुस्लिम संगठन इस वक्फ बिल का सपोर्ट भी कर रहे हैं। समर्थन में रैलियों की तस्वीरें भी सामने आई। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वक्फ का विरोध सिर्फ सियासत के लिए हो रहा है? तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। मेरे साथ मुकेश त्यागी, बीजेपी स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। मेरे साथ हरनाम सिंह, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुमैया राणा, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन जुड़ रहे हैं। मुफ्ती शमून काजमी, इस्लामिक जानकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शोएब सिद्दीकी, इस्लाम के जानकार, ये भी जुड़ रहे हैं। आलोक मेहता सर मेरे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर हमारे जुड़ रहे हैं। एक लंबा उनका अनुभव रहा है पत्रकारिता में और उन्होंने भारत के लोकतंत्र को नजदीक से देखा, समझा, कई सरकारों के कामकाज को नजदीक से देखा, तो शायद उनका
कमेंट इसमें आएगा तो ये समझ में आ जाएगा कि वक्फ को लेकर अब तक जो कुछ भी होता रहा और जो आज हो रहा है वो कितना अलग है। लेकिन मैं शुरुआत अपने पैनल में जुड़े हुए दो उन मेहमानों के साथ करना चाहूंगा जो कि इस्लाम के जानकार हैं और इस्लाम से ताल्लुक भी रखते हैं। शोएब सिद्दीकी मेरे साथ हैं, मुफ्ती शमून काज़मी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं शुरुआत आप दोनों से ही करूंगा। शोएब सिद्दीकी, आज वक्फ बिल को पेश किया जा चुका है, संशोधन बिल को। मेरा सवाल कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? देखिए सर, ऐसा है, बिल पे बहस अभी चल रही है और मैं समझता हूँ 2-4 घंटे भी और रहेंगे। उससे पहले मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और सभी रियासत के वजीर आला, खासकर उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को ईद की दिली मुबारकबाद देता हूँ, आपको देता हूँ, हमारी तरफ से भी आपको ईद की ढेरों मुबारकबाद। जी सर, देखिए ऐसा है कि हमारे पुरखों ने जो जमीनें वक्फ को दी थी तो उसमें जो मामले थे वो ये थे कि गरीबों पे उसको खर्च किया जाए, यतीमों पे, बेवाओं पर जिनके मकानात नहीं है, शादी ब्याह हैं, या कुछ कॉलेजेस बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, उस तरह से चीज़ें दी गई थी। और इसमें अमेंडमेंट सर देखिए 1995 में भी हुआ, उसके बाद भी हुआ। तो उस वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी के कैबिनेट में जो मंत्री रहा करते थे, शहनवाज हुसैन साहब, बहुत माना जाना नाम है, और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, तो वो भी शरीक थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें संशोधन हुआ था तो लोग अलग थे। अब आप देखिए यहाँ पर ये चीज जो मामला है, एक समुदाय को लग रहा है, वो उसको महसूस हो रहा है कि हमें ठगा महसूस किया जा रहा है। अगर आप देखिए चंद सालों से कोई भी मामला मंजरेआम पर अगर आता है तो एक मुस्लिम को लगता है टारगेट पे कर लिया जाता है, कोई मामला भी हो। ये प्रॉपर्टी अगर आप देखिए तो मुस्लिम के पुरखे मुस्लिम को दे गए थे, तो जाहिर सी बात इस तरह की चीजें तो नहीं करनी चाहिए थी। आप देखिए, मेरी गुजारिश रही, पहले थी, अब तो खैर वो वक्त निकल चुका है, कि मुल्क के वजीर आजम हो या रियासत के वजीर आला हो, उन्होंने एक बात कही है कि मुस्लिमों के जो गरीब तबका है उसको जो है फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, बड़े लोग मलाई काट रहे हैं। ये भी बात मैं आपकी थोड़ी सी मानूंगा, इसलिए क्योंकि मैंने भी सच्चाई का ही सामना किया है, चाहे अदालत हो या जंग का मैदान। जो वक्त की जमीनें जो दी गई थी जिस पर्पज से, उस पर्पज से वो 100% तो नहीं आ पाई सर, देखिए सीधी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां हम लोग में भी थी, होता नहीं है सर। आपको सच दिखता है कि रसूखदार मलाईदार वक्त भी इस जमीन का इस्तेमाल करते हैं? सर मुकम्मल हो जाए, जी जी सर मुकम्मल हो जाए सर। होता है सर कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ कमियां हमारी रही, उस पर हुकूमत नजर रखी थी, मौका आया तो उन्होंने उसको मंजराम पे लिया है। तो यहाँ पर ये चाहिए था, अगर हम मुसलमान की देखिए बहुत हमदर्दी है, तो मैं समझ रहा हूँ चंद सालों से क्या, अगर आज़ादी की बात देख लें तो मुसलमानों के लिए हमदर्दी किसने की, ये एक सवाल निशान उठ जाता है। कुछ पार्टियां अगर हमदर्दी करती हैं तो उस पर दूसरी हुकूमतें या दूसरी अपोजिशन पार्टियां एक सवाल उठा देती हैं, घूम फिर के मुसलमान ही टारगेट पे आता है। यहाँ चाहिए था हुकूमत को, चाहे मरकजी हुकूमत हो चाहे रियासती हुकूमत हो, कि इनको आम आवाम में जाना चाहिए था कि कम से कम आप बताइए कि इस पे आपको दिक्कतों का सामना क्या हो रहा है, आपको वो चीज़ मिली कि नहीं मिली। इस तरह की मैं समझता हूँ बात नहीं हो पाई, जिससे उस समुदाय को लगा कि हमारी चीज जो हमारे शोएब सिद्दीकी, मैं यहाँ आपको बस जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मुझको सबको लाना है। आपने कहा कि आम मुसलमानों तक वो नहीं पहुंचे हैं। मेरे पास डाटा है, या ऑथेंटिकेट कर रहा हूं मैं सरकार की तरफ से, करीब 10,000 एप्लीकेशन, करीब 10,000 ये वक्फ का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ मुसलमानों ने ही दायर की हुई हैं। ये ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। खैर, आपकी बात सुन ली, मैं मुफ्ती शमून काज़मी को भी बुलाऊंगा, सुमैया राणा भी मेरे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर जुड़ी है, उनसे भी बात करूंगा। पहले मुफ्ती शमून काज़मी, वक्फ बिल पर इस वक्त चर्चा चल रही है, संशोधन बिल पर, आप इसको किस तरीके से लेते हैं? अनम्यूट कर लें मुफ्ती शमून काज़मी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट है जी, आ गई जी। तो अभी आपने पार्लियामेंट के अंदर देखा कि जिस तरह से माननीय किरण रिजिजू जी ने उसे पटल पर रखा है, और जो बातें निकल करके आई हैं जिसके ऊपर वावेला मचा रहे थे, हम यही कह रहे थे कि पहले आप पार्लियामेंट के अंदर उसे पटल पे आने दीजिए। जो वक्फ बाई यूजर के ऊपर बहुत शोर मचा रहे थे, उसे बता दिया कि भाई ये पिछली जो पुराना है वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, और आगे जो वक्फ होंगे और वक्फ बाई यूजर होंगे उन्हें अपने कागज देने पड़ेंगे। तो ये कितना बढ़िया कानून जो है वो, जिसके ऊपर इन्होंने पूरे देश के अंदर भ्रम पैदा कर रखा था। इसी तरह से जो डिजिटल जो एक पोर्टल बना के उसे डिजिटल किया जाएगा,
उसके डाटाबेस को जो है वो पोर्टल पर ला करके उसे पूरा एक दस्तावेज बन जाएगी। जितने प्रावधान उसके अंदर आए हैं उसमें एक भी जिस तरह से इन्होंने भ्रम पैदा किया कि इस पे कब्जा हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, एक भी प्रावधान ऐसा नहीं है। बल्कि जो कांग्रेस ने अपने 60 साल कार्यकाल के अंदर और इन अन्य दलों ने मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा, और इसीलिए रखा कि ताकि ये अच्छी एजुकेशन ना हासिल कर सकें। जब ये मेन स्ट्रीम से, मुख्य धारा से कट जाएंगे तो जिनका ये हक है, जिनका अधिकार है, उन्हीं को ये सड़कों पर लेकर के, मतलब मुफ्ती शगुन काज़मी, एक मिनट के लिए, जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि खानकाह, इबादतगाह, मस्जिद, ईदगाह या बाकी जगह कब्रिस्तान ये कब्जे में ले लिया जाएगा, आपका मानना, मैं आपकी बात से समझ रहा हूं, आप मान रहे हैं कि ये सब कुछ गलत था? ये एक प्रोपेगेंडा था, क्योंकि ये उन तमाम प्रॉपर्टियों के ऊपर यही लोग काबिज हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल। अब आप बताइए, इनके अगर कब्जे ना होते तो ये इस तरह से आम मुसलमानों को गुमराह ना करते। अब आप ये बताइए कि जिस पे हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, जिस पे स्कूल और कॉलेज बनने चाहिए थे, उस पे क्यों नहीं बनाए इन्होंने? आखिर कांग्रेस के ये मीडिएटर क्यों बने रहे? आज अगर सरकार संशोधन बिल लेकर के आई है तो इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यही तुष्टीकरण था कि तमाम वक्फ बोर्डों के चेयरमैनों को अथाह पावर दी गई ताकि ये अपनी मनमानी करें, और जो जिनके लिए वक्फ संपत्ति वक्फ की गई थी उन्हें बिल्कुल हाशिए पे लाकर रख दिया। आज की सरकार ने अगर ये काम किया है तो मैं समझता हूं कि जो वाकिफीन हैं, जिन्होंने इस संपत्ति को दान किया है, उनकी मर्जी के मुताबिक अब काम हो रहा है। और 2014 के बाद, 2014 से पहले ये लोग आए, अब तक के जितने चेयरमैन, जितने वक्फ बोर्ड हैं, मैं तो ये कहना चाहता हूं उनकी भी, सबकी, जो आज तक चेयरमैन रहे हैं, उन सबकी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और मुसलमानों के सामने लाकर रखना चाहिए ताकि ये पता चले तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है। इन्होंने, मैं अब देखिए कितनी कितनी चीजों के ऊपर, मैं यूसीसी के ऊपर जो एक कानून, एक देश एक कानून, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए, उसमें एक चीज का जिक्र करूंगा। जितने प्रावधान है कहीं इस्लाम से नहीं टकराते। यही भ्रम वहां पैदा किया, भाई निकाह का रजिस्ट्रेशन, शादी का, उससे बहुत सारी योजनाएं बनेंगी। ये मुसलमानों को फिर उन योजनाओं से काटना चाहते हैं। जो फैसिलिटीज इन्हें मिले हैं वो सब इन्हें ना हासिल हो, इसीलिए पसमानदा बेचारा पसमानदा होता चला गया और अमीर जो है वो अमीर होता चला गया। और तमाम वक्फ संपत्तियों पर इन तमाम लोगों की जांच अगर होगी तो मैं दावे के साथ बात ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और उनके मंत्री माननीय किरण रिजिजू जी इतना एक, वो खुद वानिटी से आते हैं। मेरी कई राउंड मेरी वार्ता उनसे हो चुकी है। उन्होंने इन तमाम चीजों को बड़ा क्लियर किया कि भाई हम किसी भी संपत्ति का मिसयूज नहीं होने देंगे। और आप ये समझिए कि जिस चीज के ऊपर ये लोग शोर मचा रहे थे, आज वो सारी चीज, अच्छा आप बताइए, एक सेकुलर वक्फ जो है क्यों नहीं वजूद में आना चाहिए? आज हमारे जो लोग ये कहते हैं, हमारे सेकुलर जो हमारे देश के लोग हैं, जब मुसलमानों का कोई मुद्दा होता है तो हिंदू भाई हमारे साथ खड़े होते हैं। भाई अगर ये एक सेकुलर वक्फ बिल आ जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? जैसे बाज लोगों ने ये कहा कि सीएओ जो है वो हिंदू नॉन मुस्लिम होगा, मुसलमान क्यों नहीं होगा? अरे मुसलमान तो ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि जो उस हिंदू को, जो हिंदू है उसके अंदर भी इंसानियत है, वो भी धर्म का पालन करता है। हम तो संविधान के अनुसार अपने उन तमाम चीजों को लेकर के चल रहे हैं। तो इसलिए मैं आज ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि मुसलमानों, आपको इन्होंने गुमराह किया, मेन स्ट्रीम से आपको काटा है, अब आपके बच्चों को फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री, क्योंकि एक साधारण घर से आए, ठीक है, यानी मुफ्ती शगुन काज़मी, मुझे समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी आज पटल पर आने के बाद चीजें सामने आई हैं, हम कई पॉइंटर्स दिखा रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से जो चल रहा था उसको लेकर आज जो चीजें साफ हुई हो हम भी ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। आप उसके हक में दिखाई पड़ते हैं कि ये चीजें बेहतर हो रही हैं, ये आगे चलकर वक्फ को सही रास्ते पर रखेंगी और वक्फ का जो मकसद है वो आम गरीब मुसलमान तक वहां तक पहुंचाएंगी। खैर, अब मेरे साथ मैं आ रहा हूं। एक बात और जोड़ता हूं, आप बताइए कि इसमें क्या संशोधन में क्या वो है कि वक्फ ट्रिब्यूनल को जितना अधिकार था
कहीं वो अपील नहीं कर सकता था। आज यही तो किया उन्होंने कि भाई आप वो अपर कोर्ट में जा करके आप अपील कर सकते हैं। आप चलिए, ठीक बताइए है, इसमें कहां ठीक कब्जा हो है, गया। ठीक है, ठीक है। हम सब पर चर्चा करेंगे, भी बहस चल रही है। सुमैया राणा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर। सुमैया, आपका बहुत स्वागत है। सुमैया, आपसे भी वही सवाल मैं करूंगा कि अभी डिस्कशन चल रहा है, बिल, संशोधन बिल रख दिया गया है, उस पर सभी अपनी बातें इस वक्त रख रहे हैं। आप किस तरीके से ले रही हैं वक्त संशोधन बिल को? मैं अपनी बात शुरू वहां से करूंगी जहां से आपने चेयरमैन साहब को ये कहा कि वो मुस्लिम स्कॉलर, माफ कीजिएगा, वो जिस कुर्सी पर इस वक्त बैठे हुए हैं उनकी ये पूरी तरीके से जिम्मेदारी है कि वो उत्तराखंड गवर्नमेंट की चापलूसी और उनकी जैसी बात करें। इसलिए मैं बिल्कुल इस बात पर मेरा एहतजाज है कि उनको मुस्लिम स्कॉलर ना कहा जाए। सुमैया, ये वर्ड आपके हो सकते हैं, मेरे मेहमान हैं, मैं उन्हें चापलूस जैसे थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है। को अगर पढ़ रहा हो सही तो मुझे बिठाइए, वरना मेरे खुदा हाफिज। मैं बात वो करूंगी जो मेरी जुबान में है, और मेरी जुबान में नहीं सुमैया, आप समझी नहीं, मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, मैं आपको रोक कतई नहीं रहा हूं, आप अपनी बात रखिए। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि आपके मन मुताबिक नहीं है तो वो चापलूस हो जाएगा, ये कहां तक जायज है? जब वो ऑलरेडी एक पद पर हैं, जब वो ऑलरेडी उस वक्त बोर्ड के उत्तराखंड मदरसा एजुकेशनल बोर्ड के चेयरमैन है, आपने उनको ये कैसे कहा कि वो मुस्लिम स्कॉलर हैं? आपको उनका पद बताना चाहिए था और उसके बाद उनकी बात समझने में ज्यादा आसानी होती लोगों को। सुनो सुमैया, तुम्हारे बाप भी चमचागिरी करते थे और तुम भी चमचागिरी कर रही हो। किनकी? उन लोगों को कर रही जिनके मैं आप जैसों को जो बेस बदल के पार्लियामेंट में जाके बैठे, मैं उन लोगों से बात करना भी नहीं पसंद कर रही हो। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की उन स्कीमों के लिए बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दलाले में उनसे बात करना भी नहीं पसंद करती हूँ। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, गरीब लोगों की संपत्ति नहीं शर्म आनी चाहिए। अरे राजू शर्मा चमचागिरी करती है, तुम्हारे बाप भी चमचागिरी करते थे, वो भी शेर व शायरी किया करते थे। क्या मुस्लिम आप शेर व शायरी क्या समझेंगे? उसके लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है। तो वो थे तो दरबारी हुआ करते थे, दरबारी। तुम दरबारियों से ताल्लुक रखती हो और हम इस बात को सीधे कहने वाले हैं। तुमने भारतीय जनता पार्टी और आज के वजीर आजम सबका साथ सबके विकास पर काम कर रहे हैं। तुम्हारा नेता तो विनाश का काम कर रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें गैरत नहीं आती। कितने फसाद होते थे, मारा जा रहा था, टोपी सामने आई थी ना उस वक्त। नहीं टोपी क्या, तुम अपने हमारी विद्वानता से नापती हो। शर्म आनी चाहिए, नहीं तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा बाप भी दरबारी हो, आपको शर्म आनी चाहिए। दरबारी हो, दरबारी की बेटी हो। आज चमचागिरी किसके कर रहे हो? उनकी कर रहे हो ना, जो पांच सांसद बैठे हैं। अरे तुम पार्लियामेंट में होती तो मैं कहता, तुम्हें तो टिकट भी नहीं दिया और तुम्हारे बाप को छोटा सा दे दिया जाता था उर्दू अकेडमी का, तो वो चमचागिरी क्या करते थे? मैं जानता हूँ तुम्हारे बाप को भी, तुम्हें भी जानता हूँ। तुम्हें हम चमचागिरी कर रहे हैं, हम सच्चाई को पेश कर रहे हैं। अरे हमने उत्तराखंड के अंदर हम मदरसों के अंदर शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, शर्म है। दरबारियों से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको मलाई मुबारक हो, आपकी मलाई बोल रही है। ये आपसी लड़ाई के लिए जगह नहीं थी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपसी लड़ाई के लिए जगह नहीं थी, लेकिन मैं मुकेश त्यागी आपका रुख करूंगा अब, क्योंकि इसके बाद मैं कांग्रेस और बीजेपी को इस बहस में लाऊंगा। मुकेश त्यागी, आपसे भी वही सवाल, अभी चर्चा चल रही है वक्फ बिल को, आप किस तरीके से ले रहे हैं मुकेश त्यागी? सुमैया राणा, मुफ्ती शमून काजमी, मेरी रिक्वेस्ट है थोड़ी देर के लिए पास करके चलती हो। अरे नहीं राजू शर्मा, अपने ये देखो कि 5 सांसद बैठे हैं वहां उसमें पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों के वोटों से, इन्हें तो टिकट भी नहीं मिला। और वहां से भारतीय जनता पार्टी की हम चमचागिरी नहीं, हम उनकी तारीफ इसलिए करते हैं कि उन्होंने सबको विकास से जोड़ा है। तुम्हारे नेता ने तो तुम्हें विनाश से जोड़ा है। नहीं वो खत्म नहीं पार्लियामेंट में। नहीं देखो ऐसा, मुकेश त्यागी जी, सवाल मैं बदलूंगा नहीं, हरनाम सिंह जी के पास भी इसी सवाल के साथ जाऊंगा। वक्फ बिल पेश हो गया है, चर्चा चल रही है, थोड़ी गर्मा गर्म बहस हुई क्योंकि उसमें
मैं इस बात को मानता हूं कि सुमैया जी ने उन शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल डिस्कशन में हम अपने साथी पैनलिस्ट के लिए कभी नहीं करते, लेकिन फिर भी वक्फ बिल को आप किस तरीके से देख रहे हैं, संशोधन बिल को? मैं समझता हूं कि जैसे अभी शमूर काशमी साहब जो कि बहुत ही आलिम इंसान हैं और उन्होंने तमाम, मैं समझता हूं इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जो करप्शन के खिलाफ ड्राइव निकाली, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मदरसा बोर्ड के मेंबर हैं। तो मुझे तो एक शेर याद आ रहा है कि मेरा मुंसिफ ही मेरा कातिल है, मेरे हक में क्या फैसला देगा। तो ये जो वक्फ बोर्ड की पूरी जो षड्यंत्र था, मैं समझता हूँ वो खोल दिया गया है। और इसीलिए जो लोग, कुछ ही लोग हैं, चंद लोग ऐसे हैं राजीव जी, जिनका इसके अंदर जो है निहित स्वार्थ भरा हुआ था। किस प्रकार से, मुझे बताइए, वक्फ के अंदर क्या प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हैं? क्या आप उसको किसी भी प्रकार से, उसका एक भी इनके पास उदाहरण नहीं निकला कि इन्होंने कोई नेकी का काम किया है। जिसको भी वक्फ की प्रॉपर्टी गई है वो खुद ही इतने मुकदमे चल गए वहां पर। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहले गौरव गोगोई ने आज बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया, हमारे किरण रिजिजू जी के भाषण के बाद उन्होंने तमाम ऐसे सेक्शन गिनाए, मैं अगर वक्त होगा तो मैं सब बता दूंगा। उन्होंने कहा कि ये पुनरावृत्ति हुई है, उन्हीं सेक्शन की पुनरावृत्ति है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर वो पुनरावृत्ति हो रही है तो फिर मुखालफत किस बात की है भाई? उन्होंने तमाम बताया कि ट्राइब्यूनल के केस को आप चैलेंज कर सकते हैं, उन्होंने कहा महिलाओं के मेंबर रख सकते हैं। तो अगर हमने मान लीजिए उसका स्पष्टीकरण बहुत साफ तरीके से कर दिया तो आपको तो उसका खैर मकदम करना चाहिए। तो ये पहली बात तो अरुण गोगोई के मुझे समझ नहीं आ रही, इतनी लंबी स्पीच दी और उसका अल्टीमेटली मतलब उन्होंने उसी को एंडोर्स कर दिया हमारे वक्फ अमेंडमेंट बिल को। तो कोई बात नहीं, अगर उसमें सफाई से स्पष्टीकरण आ रहा है तो आप उसका स्वागत करिए। अब आप ये देखिए कि ताजमहल की प्रॉपर्टी के ऊपर भी इन्होंने कब्जा करना है, पार्लियामेंट भी इनको चाहिए, वहां पर ईडन गार्डन भी इनको चाहिए, अरे पाकिस्तान भी आपको चाहिए, बांग्लादेश भी आपको चाहिए, और वक्फ बाय यूज जिसमें कहीं कोई एविडेंस नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं होने चाहिए, कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, और वो कह दें कि हमारा है क्योंकि ताजमहल शाहजहां ने वक्फ में दिया था तो ताजमहल वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो ऐसे प्रकार के, और मैं आपको कई उदाहरण बता दूं, बेंगलोर में एक होटल है जिसको लेकर के इन्होंने उसको जो है लीज आउट कर दिया और उसमें मात्र जो है 600 करोड़ की प्रॉपर्टी में मुश्किल से 12 या 13 लाख रुपए महीना आता है। तो इस प्रकार के तो तमाम उदाहरण हैं। तो जब देखिए ऐसा पाप जो है अब जो है ऊपर बढ़ चुका है, रेड लाइन से ऊपर क्रॉस हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी ने इनका जो पर्दाफाश किया है, क्योंकि रक्षक जो है वो भक्षक बन गए हैं, जिनके लिए वक्फ होता है उनके ही काम नहीं आ रही प्रॉपर्टी। और तभी आज आप ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शमूर काशमी साहब और हमारी ये सुमैया साहब इन्होंने लगातार सपोर्ट किया है, तो ऐसे पसमंदा मुस्लिम भी बहुत हैं जिन्होंने इसका खैर मकदम किया, मिठाई बांटी है, लड्डू बांटे हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं ऐसे लोग जैसे मदनी जी हैं जिन्होंने इंडिया गेट के पास में अपना पूरा ऑफिस खोल रखा है, उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर। ऐसे में आपको तमाम उदाहरण दे सकता हूं। तो इन्होंने लगातार इसका जो है नाइंजामियत की है, लोगों को धोखा दिया है। प्रॉपर्टी में एक बड़े उद्योगपति को इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी है, और कई क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं मुताबिक के अगेंस्ट, जो कि ट्रस्ट के मैनेजर थे, उन्होंने उस प्रॉपर्टी का किस तरह से मिसयूज किया है ये आप जान नहीं सकते। तीसरी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर है वक्फ वाले। और मुझे बताइए, किरण रिजिजू ने आज बिल्कुल साफ कहा कि डिफेंस और रेलवे की जो प्रॉपर्टी है वो भारत के उन्नति के लिए यूज होती है। वक्फ प्रॉपर्टी कौन सी जिसके लिए दी गई उसके लिए भी यूज नहीं होती। ये 5% जो इलीट्स है, मैं आपको बताऊं राजीव जी, ये 5% इलीट जैसे जिसमें ओवैसी आते हैं, मदनी जी आते हैं, तमाम बड़े उलामा और ये ग्रंथी लोग आते हैं, इन्होंने कब्जा कर रखा है इस प्रॉपर्टी पे, जो गरीबों के लिए, पसमंदाओं के लिए, अंसारियों के लिए, एक छोटे वर्ग के लिए बना है। तो अगर उसका मॉडर्नाइजेशन हो रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि इनकी जो भ्रष्टाचार की दुकान है, जिस प्रकार से इन्होंने एक काम बताइए, एक यूनिवर्सिटी खोली हो, एक अस्पताल खोला हो, एक बढ़िया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोला हो, या किसी भी एक बहुत बड़ा चैरिटेबल करोड़ इनके पास है, सरकार की तरफ से सारी चीजें है, यहां पर सरकार की तरफ से कई सारी चीजें उठाई जा रही हैं जो आप भी यहां पर रख रहे हैं। लेकिन मैं अभी मौका देना, हरनाम सिंह जी बड़ी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं, और आलोक मेहता सर हमारे वरिष्ठ एडिटोरियल डायरेक्टर जिन्होंने कई सरकारों को देखा और वक्फ को, शायद वो बड़े लंबे समय से वक्फ को भी समझते चले आ रहे हैं। इसमें पहले जो संशोधन हुए उस दौरान भी उन्होंने नजदीकी से देखा, तो उनसे मैं कमेंट जरूर लूंगा। लेकिन हरनाम सिंह जी, वक्फ बिल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? लेकिन जयराम रमेश जी का बयान मैं यहां पर रख देता हूं, और ये उन्होंने ही कहा था कि ये संविधान पर हमला है। आपका क्या कहना है? 100% ये संविधान पर हमला है, और ये संविधान की अनुच्छेद 14, 16, 25, 26 का
सरासर उल्लंघन है और असंवैधानिक है। जिस तरीके से एक धार्मिक संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है और विशेष समुदाय को एक तरीके से टारगेट करा जा रहा है, आज कहीं ना कहीं वो पार्टी अपने आप को एक अल्पसंख्यकों का हितैषी बता रही है। जो पार्टी अल्पसंख्यकों को अभी पीछे ईद गई है उसको रोड पर और छतों पर नमाज पढ़ने के लिए मना कर रही है, जो लोग उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है, जो उनके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रही है, लिंचिंग कर रही है, सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोकना कैसे तर्क बन जाता है इसका? अरे जैसे वो ऐसे तर्क बन जाता है जैसे सड़कों पर कावड़ लेकर जाते हैं, जैसे सड़कों पर और दूसरी हिंदू धर्म की यात्राएं चलती है, तभी सरकार उनकी व्यवस्थाएं करती है। जब एक दिन के त्योहार पर अगर मस्जिद में जगह नहीं है और सड़कों पर भी नमाज पढ़ी जाएगी और पढ़ती जाती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसी के धर्म की आस्था ये संविधान देता है, कावड़ क्यों चलती है फिर? तब आप रास्ते क्यों बंद कर देते हैं? अरे आप मुझ पे गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं तो बस तर्क दे रहा था आपके सामने। हाँ, तो तर्क का जवाब भी है। दूसरी बात बताइए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब असंवैधानिक इस प्रकार से है कि ये जो सरकार है, इस सरकार का कहीं भी जो अखिलियत है या अल्पसंख्यकों का भरोसा नहीं है। आज अगर ये सरकार उनकी हितैषी बन रही है कि हम एक बिल ला रहे हैं जिस वक्त बिल को संशोधन करने से आपके बड़े फायदे गिनवाए जा रहे हैं, वही सरकार पूरे देश में अपनी या वो पार्टी ना तो एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट देती है, ना किसी विधानसभा में एक टिकट देती है ताकि वो उनकी नुमाइंदगी कर सके। और वो नुमाइंदगी कराने की बात कर रहे हैं पूरी कौम को कि आपकी नुमाइंदगी हम करेंगे लेकिन आपको बाहर बिठाएंगे। इसीलिए उस कौम को शक है, विपक्ष को शक है। और जब एक अच्छा खासा वक्फ बिल ऑलरेडी चल रहा है, इसके संशोधन में क्या होगा? अभी ऑलरेडी हमारी जितनी कोर्ट्स हैं उन कोर्ट्स में पहले से इतने मुकदमे हैं, इतने मामलात हैं, अभी इसके बाद इतने मामलात और खुल जाने जमीनों से रिलेटेड कि हमारी कोर्ट्स भी इसमें बहुत परेशान हो जाने वाली बात है। क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ संपत्तियां हैं? हरनाम सिंह जी, सभी इस्लामिक देशों में वक्फ है? देखिए, इस्लामिक देशों में वक्फ की बात अलग हो सकती है। नहीं, मैं जोड़ना चाहता हूं ना, आप इस्लाम को लेकर, धर्म को लेकर अभी बात पर आ रहे हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, क्या सभी इस्लामिक देशों में वक्फ है? मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूं जिसमें संविधान में तो यहां पर अगर किसी एतराज के लिए कोर्ट कोई जाता है तो उसको आप केवल इसलिए खारिज कर देंगे कि मामले बढ़ जाएंगे? खैर, मैं रुक करता हूं। मेरे साथ आलोक मेहता सर इस वक्त जुड़ गए। आलोक मेहता सर, मैं सवालों में कोई परिवर्तन नहीं करूंगा। मैं जो अपने मेहमानों से सवाल पूछ रहा था आपसे भी वही पूछूंगा, क्योंकि आपने एक लंबा वक्त देखा है वक्फ का, वो इतिहास जो आप 72 से देखते आ रहे हैं, और ये सरकार वक्फ में जो संशोधन ला रही है, जैसे जयराम रमेश कहते हैं कि ये संविधान पर हमला है। और मेरे साथ शफीउल्लाह साहब जुड़े थे कुछ दिन पहले, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल, उन्होंने तो ये तक कह दिया था इस्लाम पर हमला है। आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए राजीव जी, हमारे मेहमानों की वजह से मैं इतनी देर से सुन रहा था, देर से इसलिए अंत में ही अपनी बात चूंकि कह रहा हूँ। देखिए, पहले हमारे जो शिक्षाविद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो तो कोई बायस नहीं हो सकते ना, वो पार्टी के तो नहीं है किसी पार्टी के, इसलिए पार्टियों के अपने विचार हो सकते हैं। लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो बिल आया उसमें चूंकि खुश करने के लिए कि 2014 में वोट मिलेगा, मैं जब अपने मित्र जो अभी हमारे कांग्रेस के बोल रहे थे उनको याद दिलाऊंगा, वो अभी भी रिकॉर्ड देख लें। सलमान खुर्शीद साहब का मैं आज भी इज्जत करता हूँ, वो इस्लामिक सेंटर के प्रमुख आज भी अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन जब अल्पसंख्यक मंत्रालय उनके पास था 700 करोड़ रुपया मंत्रालय का भी खर्च नहीं होता। और कई लोगों को जो वक्फ का फायदा मिला, आपने 72 के इतिहास में नरसिंह राव ने भी कोशिश की, काफी लोग शाही इमाम जो सब जिन नेताओं के पास आते थे, चंद्रशेखर जी के, किशोर लाल जी के पास दिल्ली में, राजीव जी आप जानते हो, मैं उन सब नेताओं को, ऐसे नेताओं को जानता हूँ, अजमेर दरगाह के लोगों को जानता रहा, तारिक अनवर कांग्रेस में थे, आप उनसे कभी अलग से पूछिए। लेकिन ये कानून इसलिए लाने की कोशिश की गई कि सब कुछ संपत्ति उनकी है। अभी जो कानून संशोधन हो रहा है, ये कहना कि अदालत जाए, तब तो आप ये कह दीजिए किसी काम के लिए अदालत नहीं जाना चाहिए। मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए या मल्लिकार्जुन खड़गे गिरफ्तार कर ले, अदालत जाएंगे तो मामले बढ़ जाएंगे। यदि कांग्रेस के लोगों ने जमीन पर, संपत्ति पर या वक्फ बोर्ड को उडाइज करने के लिए उसी जमीन को कब्जा किया हुआ है, या उन पर इस तरह के गंभीर आरोप आए हैं जो संपत्ति को, गरीबों का, मुस्लिमों की संपत्ति को दुरुपयोग किया गया, उस पर यदि कोई कानून आता है कि अदालत फैसला करे। न्यायालय संशोधन के हाथ में लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन उस संविधान में जो कहा गया है कि आप उनका हक न्याय में जाने का अंतिम फैसला, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बारे में भी सुनवाई हो सकती है अदालत में, वक्फ बोर्ड पर भी कोई सुनवाई अदालत नहीं कर सकेगी। मेरी आपत्ति इस पर है। इसमें क्या है फिर दूसरा, यदि वो कहते हैं कि ये सेकुलर देश है तो इस कानून में तो यही तो कहा गया है
कि भाई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई जो रहना चाहे, 4 ऐसे मेंबर भी रखिए जो मुसलमानों के साथ है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं, कांग्रेस में भी रहे, बीजेपी में भी रहे, आज भी हैं। शाहनवाज हुसैन क्या बीजेपी में रहते हुए वो कहते हैं कि मुस्लिमों को नमाज न पढ़ने दिया जाए? अभी इतना बेतुल्ला तर्क दे रहे हैं। देखिए, जो कट्टरपंथी आतंकवादी काम करते हैं वो किसी भी समुदाय के हो, उस पर हम नहीं समर्थन करते, लेकिन ये कहना कि इस कानून से कोई नमाज पढ़ने से रोक देगा, किसी मस्जिद पे कब्जा हो जाएगा। रिजू जी ने आज साफ साफ कहा, अमित शाह जी ने भी साफ साफ कहा, गृह मंत्री है, जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, मुस्लिमों के हक के लिए, उनके लिए जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति अरबों रुपए की है या रेलवे की संपत्ति, लालू यादव का वीडियो उठा के देख लीजिए, अभी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लालू यादव ने कहा पटना में कितनी जमीन, अब उस समय कहा था जब वो सरकार में उनके भागीदार थे यूपीए के। मेरा ये कहना है कि कम से कम भैया अपने गिरेबान में झांक लीजिए। आज आरजेडी विरोध कर रही है क्योंकि उनको लगता है बिहार में वोट मिलेगा। मेरी आपत्ति इसी पर है कि वोट के लिए मत करिए, उन मुस्लिम बच्चों के लिए जो भविष्य की पीढ़ी है, वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग होगा अदालत में, आप जो चाहे, जो अधिकारी हो, जो मुख्यमंत्री हो, उसको जेल भिजवा दीजिएगा। बट आप वक्फ बोर्ड को इसलिए बचाना चाहते हैं कि अवैध संपत्ति पर पूरा कब्जा रहे, रेल की जमीन पर कब्जा हो, सरकारी जमीन पर कब्जा हो, मंदिर मस्जिद मदरसों पर कब्जा हो। भाई ये अच्छा, किसी दरगाह पर कोई अजमेर शरीफ या फतेहपुर सीकरी पर कोई कब्जा करेगा क्या, या निजामुद्दीन पर कोई कब्जा करेगा? इस कानून में कोई दिखा दे हमको। लेकिन ये नहीं है, केवल लोगों को भ्रमित करके भड़काने के लिए, जैसे मुस्लिम महिलाओं को कानून मिल गया तो आप उसको भी भड़काइए, देखो तुम्हारे साथ ये, जब चाहे तलाक दे देगा आदमी। भाई ये किस तरह के कानून रहे हैं जिसको बंद किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। मैं देखिए अभी जो नाम लिया ओमान, आप कैसा देश है, मुस्लिम देश है पूरा। मैं अंदर उन लोगों से कितनी बार मैंने मिला हूँ, वहां जाकर के मिला हूँ, मैं उनके फ्रेंडशिप एसोसिएशन में आज मेंबर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ऐसे ईरान में गया हूँ, आप इनमें से कितने मित्र गए हैं? मैं कह रहा हूँ कि वहां इस तरह का दुरुपयोग नहीं है। ऐसे कितने ही, आप सऊदी अरब में नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात में नहीं है, वो भी भारत की तरफ देखते हैं कि आप हमारे भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। आप उनको जमीन पर कोई दूसरा कब्जा करके बैठा है, वो खाली ठेकेदार बना हुआ है। अयोध्या में कोई गलत ठेकेदार होगा तो हम उसका विरोध करेंगे ना, वाराणसी में कोई करेगा तो हम नहीं करेंगे क्या? उसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्या? किसी पर आज इतना बड़ा भव्य मंदिर बना है, यदि कोई अवैध संपत्ति पर कब्जा करेगा तो अदालत नहीं जा सकता। यहाँ अवैध संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है, और उसके लिए कांग्रेस पार्टी और उनके साथ के जो गठबंधन है वो केवल एक निकृष्ट काम, भारत में संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। संसद में बाकायदा नाम लिया गया है, जिसको आपने भी जिक्र किया, यदि पार्टी के अध्यक्ष पर भी गंभीर आरोप यदि रहे हैं इस तरह की अवैध संपत्तियों पर कब्जे के, वो आरोप उन्होंने संसद के सदन पटल पे रख दिए हैं। वो उसको विषयाधिकार में माने न माने वो अदालत का मामला है, उसको भी अदालत में जाने दीजिए। लेकिन आप पे अदालत से ऊपर वक्फ बोर्ड है, भगवान से ऊपर वक्फ बोर्ड है, ये जो है उसका विरोध होना चाहिए। और मुस्लिम भाइयों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ये संशोधन बहुत ही दूरगामी इसके लाभ होंगे। सरकार की योजनाओं को ठीक से क्रियान्वित करे। जो अल्पसंख्यक मंत्रालय, रिजू जी जैसे मंत्रालय हो या पहले भी जो मंत्रालय रहे, आज उन्होंने कितना मोदी किट बांटी गई देश के 50 लोगों को, परिवारों के लिए। किस लिए बांटी गई? कि हम सौहार्द के साथ जिए, सौहार्द के साथ रहें। लेकिन हाँ, जो इस तरह के कट्टरपंथी हैं, जो पार्टी के जिनके स्वार्थ हैं, वो चाहते हैं कि डिवाइड हो, जाति पर डिवाइड हो, मुस्लिमों की जाति भी जितना चाहते हैं ताकि डिवाइड हो जाए, आपस में बटे, एक दूसरे का खून खराबा करें। शिया सुन्नी दोनों को रखने का प्रावधान इसमें है। देखिए उनके दंगे होते थे, आज बताइए लखनऊ में कहां दंगा होता है शिया सुन्नी का? इस सरकार के आने के बाद हुआ ना। सरकार को, कोई भी सरकार हो, हम ये मानते हैं कि ऐसी जगह पर सांप्रदायिक तनाव ना हो, जातिगत तनाव ना हो, और वक्फ बोर्ड का फायदा जनता, उस समुदाय को मिले, उस क्षेत्र को मिले। सरकार ने तो आज बहुत सारी चीजें साफ कर दी, और मैं देख रहा हूं माननीय जितने सदस्य हैं संसद के वो इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी समय काफी है और चर्चा में बहुत कुछ निकल कर आना बाकी है, लेकिन आप लोगों इसके जरिए बहुत कुछ जाना। हालांकि मेरे पास एक तथ्य आया जो सामने बता देता हूं, हो सकता है आप लोग इस बारे में और ज्यादा बेहतर इसको और एलोबरेट करें कभी आगे डिस्कशन में, कि वक्फ ने तो जयपुर और जोधपुर रेलवे स्टेशनों के भी कुछ हिस्से पर दावा कर रखा है। अगर ट्रिब्यूनल रेलवे के खिलाफ फैसला देता है तो रेलवे केवल पुनरीक्षण आवेदन दायर कर सकता है जो कानूनी गलतियों तक सीमित रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस परिप्रेक्ष्य में वक्फ संशोधन बिल कैसा है, हमें इंतजार करना होगा संसद से क्या फैसला आता है। आप सभी सम्मानित पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप सबने अपनी बात यहां पर रखी। चर्चा लगातार पार्लियामेंट में जारी है, हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल अभी एक छोटा सा
अगर आप बनना चाहते हैं एंकर या फिर आप में है जुनून एक तेज तर्रार न्यूज रिपोर्टर बनने का, तो आप ज्वाइन करें ITV और इंडिया न्यूज एक्स का मीडिया स्कूल। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का कोर्स आपको मौका देता है देश के दिग्गज एंकर्स के साथ काम करने का। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल में आप बेहद नजदीकी से देख पाएंगे किस तरह से ITV नेटवर्क के दिग्गज पत्रकारों की टीम दिन रात खबरों पर काम करती है। इस कोर्स के दौरान आप सीखेंगे एंकरिंग की एक एक बारीकी उन एंकर्स के साथ जो देश को रखते हैं हर खबर से बाखबर। ITV नेक्स्ट मीडिया इंटरनेशनल स्कूल का ये कोर्स आपके एंकरिंग स्किल्स को करेगा इतना सशक्त, मजबूत, जिससे आप बनेंगे पत्रकारिता की दुनिया का वो चमकता चेहरा जो दुनिया देखेगी और पसंद करेगी। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज देखें YouTube पर। आपकी पसंद की खबरें बस एक मोबाइल क्लिक की दूरी पर। हर वायरल खबर की सच्ची पड़ताल। कहां चले बम, कहां चली गोली, जंग, घमासान और खेल के मैदान का बवाल। आपकी उंगली के सिर्फ एक इशारे पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, हर अपडेट पाएं। 18 साल से हम हैं खबरों के सरताज। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। राजनीति, खेल और दुनिया की खबरें, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रनीति की खबरें, देश की जनता के लिए इंसाफ की आवाज, खबरों से समाज में बदलाव का आगाज, आधी आबादी के संघर्ष और कामयाबी की कहानी, निष्पक्ष, बेबाक और बेखौफ नजरिया। इंडिया न्यूज, सबसे पहले देश। आपका पसंदीदा चैनल इंडिया न्यूज